हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू सॉल्व फिजिक्स। माय नेम इज प्रवीण गुप्ता। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 द फोर्सेस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों सेगमेंट फर्स्ट एंड सेकंड एक ही शॉर्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसी चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो जो भी हमारे साथ नहीं थे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप रेफर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं ऑब्जेक्टिव फर्स्ट। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि नील्स बोर हाइजेनबर्ग से हाथ मिलाते हैं तो कौन से फोर्स एक्सर्ट एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे। देखिए, जब दोनों की हाथ की जो स्किन है वो कांटेक्ट में आएगी तो माइक्रोस्कोपिक कांटेक्ट होगा और माइक्रोस्कोप लेवल पर एटम कांटेक्ट में आएंगे। दोनों के स्किन के एटम के आउटर मोस्ट लेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपल करेंगे कांटेक्ट फोर्स में। तो कहने का मतलब है कि कांटेक्ट फोर्स चाहे आपके नॉर्मल रिएक्शन हो, हाथ मिलाते समय फ्रिक्शन फोर्स हो, तो उनका नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, बी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। ई, जी और एन रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल और न्यूक्लियर फोर्सेस को दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक गिवन सेपरेशन पर। तो करेक्ट रिलेशन हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स है। तो अनडाउटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा। वीकेस्ट फोर्स होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर का। अब एज फार एज द न्यूक्लियर फोर्स, तो वो तो न्यूक्लियस में ही काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में होते नहीं है। यस और नो। तो फिर क्या ऑर्डर हो गया, ई सबसे ज़्यादा होगा, फिर जी और फिर एन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, द डी, ई ग्रेटेस्ट, न्यूक्लियर वीकेस्ट हो जाएगा एज फार एज इलेक्ट्रॉन का कंसर्न, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं है, राइट, वहां जीरो होगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि सम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल से बना हुआ सिस्टम है, ठीक है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहे हैं उनका सम कितना होगा, जीरो। चार ऑप्शंस आपके बीच में हैं। तो सबसे पहले तो चाहे कूलम फोर्स हो या कोई और फोर्स से द ग्रेविटेशनल फोर्स हो, वो एक्शन रिएक्शन पेयर में काम करते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। वो क्या कहना चाहता है कि पार्टिकल बी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करता है ए पर। ए बी पर जितना फोर्स लगाएगा बी भी ए पर उतना ही फोर्स लगाएगा। अब यहां बोल रहे हैं सम कर लीजिए सारे फोर्सेस को। तो जब हम सब इंटरेक्शन को एडप्ट करेंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, है ना, और रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ फिर कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ द चार्जेस, चार्जेस के साइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। एक 60 केजी का मैन है, 40 केजी के मैन पर 60 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करता है। तो 40 केजी वाला कितना लगाएगा 60 केजी पर। फिर आ जाइए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। उसको मतलब नहीं है ए और बी का मास कितना है, ए जितना फोर्स बी पे लगाएगा बी भी ए पर उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 60 केजी का मैन 40 केजी को पुश कर रहा है 60 न्यूटन से, तो फोर्स कितना है 60 न्यूटन। तो 40 वाला भी 60 वाले पर कितना फोर्स लगाने वाला है, 60 न्यूटन ही लगाने वाला है। यस और नो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है। चलिए ऑब्जेक्टिव सेकंड डिस्कस करते हैं, जिसमें कि एक से ज्यादा करेक्ट चॉइसेस हो सकती हैं। इसमें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि एक न्यूट्रॉन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ द प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे जो फोर्स लगाता है वो ग्रेविटेशनल होता है, होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा या न्यूक्लियर या वीक, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इन जनरल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस में होते हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्ट करेंगे प्राइमरली, तो ये फोर्स होगा ही होगा। लेकिन अब दोनों पर मास भी होता है आपका,
तो दो मासिव पार्टिकल यूनिवर्स में हो, अनडाउटली वो बहुत ही वीक फोर्स होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करेगा। तो आपकी करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगी यहाँ पर, ए एंड सी, ग्रेविटेशनल एज वेल एज द न्यूक्लियर फोर्स लग सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, राइट। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कि एक प्रोटॉन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द प्रोटॉन। प्रोटॉन पर जो फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर या वीक फोर्स। तो सबसे पहले न्यूक्लियर फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में जो भी न्यूक्लियंस होते हैं, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एक दूसरे पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगाते लगाते, तो सी वाला तो होगा ही होगा। फिर दोनों पर चार्ज है, प्रोटॉन पर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट करेगा। एंड थर्ड, दोनों के प्रोटॉन पर मास भी होता है, तो मासी पार्टिकल्स पर चाहे वीक ही लगेगा तो सही ग्रेविटेशनल फोर्स। फाइन, तो चॉइस क्या हो जाएगी यहाँ पर, ए बी सी, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें 4 स्टेटमेंट है। वेरी फर्स्ट पर विचार कर रहे हैं, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन इज ऑलवेज, इस वर्ड पर याद ध्यान रखना, ऑलवेज ग्रेटर होगा क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑलवेज नहीं, क्योंकि सेपरेशन पे भी डिपेंड करेगा। न्यूक्लियर फोर्स केवल न्यूक्लियस में ही काम करता है, राइट। जैसे सेपरेशन ज्यादा होगा न्यूक्लियर फोर्स जीरो हो जाएगा, तो ऑलवेज बात गलत हो जाएगी। तो हम बी ऑप्शन को चेक करते हैं। बी ऑप्शन क्या है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी इस पर बात कर लेते हैं। हाँ, ये बात ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो होता है प्रोटॉन्स के बीच में, वो रफली 10⁻36 से 10⁻42 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, राइट। एक ही सेपरेशन ले, तो बी वाला करेक्ट है आपका। अब सी स्टेटमेंट पर आ जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन में बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर फोर्स। हाँ, हो सकता है। जैसे हम न्यूक्लियस के बाहर आएंगे तो न्यूक्लियर फोर्स तो शॉर्ट रेंज होता है, वो जीरो हो जाएगा। अब केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एक्ट कर जाएगा, क्योंकि मास तो है प्रोटॉन पर। तो इस बार ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स तो जीरो हो गया हमारा। अब आइए डी ऑप्शन पर। डी ऑप्शन क्या कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा हो सकता है। यस, दोबारा वही बात है कि जैसे हम न्यूक्लियस से बाहर आते हैं, न्यूक्लियर रेंज से बाहर आते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, 1 फैरामीटर का होता है। तो जैसे हम बाहर आते हैं 2 और 3 फैरामीटर से ज्यादा जाते हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही डोमिनेंट हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स आपका जीरो हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट चॉइसेस क्या हो जाएंगी, ए के अलावा बी सी डी। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है कि अगर सारे मैटर्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स जैसे कि न्यूट्रॉन होते हैं उनसे बने हों, तो इन 4 ऑप्शन में कौन से करेक्ट होंगे। वेरी फर्स्ट ऑप्शन है, देयर वुड बी नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है स्ट्रॉन्ग अडेजिव फोर्स इंटू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, उसको जो अडेजिव फोर्स कहते हैं, जो डिफरेंट मैटर्स के बीच में होता है उनके कारण होता है। दो बॉडी के सरफेसेस के अलग अलग नेचर के जो एटम्स हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अगर न्यूट्रल पार्टिकल है तो ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हमारा ए ट्रू हो गया, देयर वुड बी नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अभी देयर वुड बी नो टेंशन इन द स्ट्रिंग, जब स्ट्रिंग को हम एक्सटेंड करते हैं तो उसके एटम्स के बीच में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ऑफ कोर्स अनडाउटली अगर न्यूट्रल पार्टिकल होंगे तो ये भी एक्ट नहीं करेगा, ठीक बात है। तो आइए सी ऑप्शन पर। सी क्या कहता है, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू सिट ऑन द चेयर। यस, जब आप बैठते हैं तो देखिए नीचे की तरफ तो ग्रेविटी के कारण एमजी लगता है उसको, और अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है। वो नॉर्मल रिएक्शन चेयर के एटम में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके बॉडी के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का हो गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब डी आइए, द अर्थ कुड नॉट मूव अराउंड द सन, ये इसके लिए हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब फर्क नहीं पड़ेगा कि अर्थ और सन के जो पार्टिकल अगर न्यूट्रल पार्टिकल्स के बने हों तो मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो डी आपका फॉल्स हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी आर करेक्ट। क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आपके सामने है। Which of the following system may adequately described by the classical physics? बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स हमारी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को डील करती है, मैक्रोस्कोपिक यानी लार्ज ऑब्जेक्ट्स को डील करती है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर नहीं डील करती है, जैसे एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके लिए हमारे को क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस में कौन कौन से मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं? एक तो क्रिकेट बॉल, तो उसके मोशन को भी डील कर लेगा आपका क्लासिकल फिजिक्स। डस्ट पार्टिकल, हाँ ठीक है, छोटे होते हैं लेकिन इतने छोटे भी नहीं होते हैं, माइक्रॉन्स 10⁻⁶ मीटर में होते हैं, ठीक है, तो उसे भी क्लासिकल मैकेनिक्स डील करती है, फ्लूइड डायनेमिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो यहाँ कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे? अनडाउटली हाइड्रोजन एटम और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एक दूसरे में जो चेंज हो रहे हैं, तो ये आपके माइक्रोस्कोपिक लेवल की फिजिक्स हो गई, उसे डील नहीं करेगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए एंड बी चॉइसेस आर करेक्ट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, द टू एंड्स ऑफ द स्प्रिंग आर डिस्प्लेस्ड अलोंग द लेंथ of the spring. All displacement have the equal magnitudes. In which case or cases the tension या compression in the spring will have the maximum magnitude? किस केस में होगा? देखिए, जो स्प्रिंग फोर्स होता है प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, चाहे कंप्रेशन करें या एलोंगेशन करें। वो कब होगा? जैसे ये ऑप्शन है, राइट हैंड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द राइट, राइट वाले को राइट की तरफ, लेफ्ट वाले को लेफ्ट की तरफ, तो मैक्सिमम होगा लेफ्ट वाले को लेफ्ट की तरफ, राइट वाले को राइट की तरफ, तो ज़्यादा। और अगर आप बी करते हैं, बोथ हैंड्स आर डिस्प्ले, एक ही डायरेक्शन में दोनों को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो मैक्सिमम नहीं होगा। एक्स एफ इक्वल टू माइनस के एक्स कहते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करें तो एफ इक्वल टू के एक्स, एक्स मैक्सिमम होना चाहिए। तो दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे तभी जाके मैक्सिमम आएगा, चाहे कंप्रेशन हो चाहे एलोंगेशन हो। तो ए और डी ही आपका करेक्ट चॉइस होगी। ए की बात करें अपन, ए वाले में मैक्सिमम होगा, क्यों? जब आप स्ट्रेच करेंगे लेफ्ट हैंड को लेफ्ट की तरफ और राइट हैंड को राइट की तरफ, तो मैक्सिमम होगा अनडाउटली स्प्रिंग। सोच के देखें। और इसी तरीके से डी ऑप्शन, राइट हैंड को डिस्प्लेस कर दें लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट हैंड को टुवर्ड्स राइट की तरफ, यानी वो कंप्रेशन वाली केस हो गया, तो मैक्सिमम कंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7th क्वेश्चन, कि एक्शन रिएक्शन जो फोर्स होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ से, 4 ऑप्शन है। एक्ट ऑन द 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, हैव अपोजिट डायरेक्शन, हैव रिजल्टेंट 0। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट एंड दे आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ए बी सी ये तो तीनों करेक्ट है। एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मैग्नीट्यूड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। फिर डी ऑप्शन आपका गलत हो गया, रिजल्टेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि फोर्स तो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो किसी एक पर जो चाहे एक्शन और रिएक्शन है वो उन पर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा। तो क्या करेक्ट होगा हमारा? ऑप्शन ए, बी एंड सी, डी इज रॉन्ग। क्लियर है? तो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।